हेलो। चलिए, क्या हाल चाल है? बढ़िया है। आ जाइए। देखिए, पिछला क्लास मेरा नहीं हुआ था। नहीं हुआ था। नहीं हुआ था। सब चीज गड़बड़ा गया। पिछला क्लास नहीं हुआ, इसी वजह से सब चीज गड़बड़ा गया। पिछला क्लास हो जाता तो आज ज्योग्राफी होता। पिछला क्लास हो जाता तो आज ज्योग्राफी होता। कोई बात नहीं है। हमको प्रारंभ करने में कोई दिक्कत थोड़े है। हमको तो पढ़ाना ही है। इतिहासों पढ़ाना है, भूगोलों पढ़ाना है, नागरिकों शास्त्र पढ़ाना है। पढ़ाना तो हमको सब है। ठीक है। सुरेंद्र चौहान को जो है ना, उसका थोड़ा इलाज कर दीजिए तो। ठीक है, सुरेंद्र चौहान। ठीक है, हो गया ना? हाँ। आपको मॉडर्न का जो है, मॉडर्न मॉडर्न का पीडीएफ नहीं दिए हैं। ठीक। हाँ, नहीं दिए हैं, पता है हमको। उसका पीडीएफ करेक्शन भी हो गया, लेकिन अभी आया है तो एगो करेक्शन रहिए गया है। आप सोचिएगा हम झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। देखिए, दिखाते हैं हम आपको। देखिए, मॉडर्न का पीडीएफ है ना जी। मॉडर्न के पीडीएफ में पहले पेज में गलती कर दिया है। आधुनिक भारत का इतिहास तो लिखा है मध्यकालीन भारत का इतिहास। एगो यहाँ पे गलती कर दिया। फिर जो है उसके बाद जो है, देखिए हम मैसेज किए हैं ना, आधुनिक भारत का इतिहास होगा जी। है तो अभी ये कहा है, सही से करेक्शन नहीं किए हैं जी। है उसके बाद वो गवर्नर जनरल में एरर रह गया है, तो थोड़ा बहुत एरर और रह ही गया है। तो पीडीएफ देंगे तो 100% करेक्शन किया हुआ पीडीएफ देंगे, गलत पीडीएफ क्यों देंगे? तो इसलिए जो है पीडीएफ आपका अपलोड नहीं हुआ है। तो इसमें जो है एक दिन का समय हम और लेते हैं, यानी आज भर का समय और लेते हैं। कल पीडीएफ आपका अपलोड हो जाएगा, या आज रात में ही अपलोड हो जाएगा। आज करेक्शन होकर के आज रात में अपलोड हो जाएगा। आज रात में हम अपलोड करवा देंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा एरर है नहीं। वो कवर पेज पे आधुनिक भारत लिखेगा, गवर्नर जनरल थोड़ा सा होगा बस, बाद बाकी करेक्शन हो गया। ठीक है, मिल रहा है। हाँ, कल से मिलेगा। हाँ, पूरा है, पूरा है, पूरा है। हाँ, पूरा है। नहीं, सब्जेक्टिव, सिर्फ सब्जेक्टिव, सिर्फ सब्जेक्टिव, सिर्फ सब्जेक्टिव है, सिर्फ सब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव का जो है ना, ऑब्जेक्टिव अभी आप लोग मत लीजिए, अपने मन से कुछ भी मत ले लीजिए। ठीक है, बाद में कहिएगा रिटर्न कीजिए, फलना कीजिए, चिल्ला कीजिए, ढेकना कीजिए, तो रिटर्न उटर्न नहीं होगा। जो ले लिए वो ले लिए। आगे हम तो आपको बोले ही हैं, सारा इतिहास का ऑब्जेक्टिव मिलेगा, और ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन आंसर का वीडियो भी मिलेगा। ऑब्जेक्टिव करवाएंगे ना, वीडियो मिलेगा। ऑब्जेक्टिव करवाएंगे ना, वीडियो मिलेगा। क्या मिलेगा? वीडियो। तो क्या पढ़िएगा? ऐसे तो आज कायदे से ज्योग्राफी शुरू होना चाहिए। आप पढ़िएगा क्या ज्योग्राफी? ठीक है। हाँ, जो पढ़िएगा हम सब पढ़ाने के लिए तैयार। अच्छा, वोटिंग करवा लेते हैं। कौन कौन लोग चाहते हैं हिस्ट्री पढ़े?
हार गए हिस्ट्री वाले। ज्योग्राफी, चलिए ऑनलाइन में भी आ रहा है ज्योग्राफी 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 ज्योग्राफी, ठीक है। तो ज्योग्राफी का भी पीडीएफ तो अपलोड नहीं है करवाए, तो दोनों का पीडीएफ अपलोड करवा देंगे आज रात में। आज रात में हिस्ट्री और ज्योग्राफी दोनों का पीडीएफ अपलोड करवा देंगे, ठीक है। और देखिए पुर्तगाली पढ़ा रहे थे, पुर्तगाली न पढ़ा रहे, भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन पढ़ा रहे थे, भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन पढ़ा रहे थे। तो ऐसा करते हैं, पुर्तगालियों को भी पढ़ लेते हैं और ज्योग्राफी भी बाद में शुरू कर देंगे। ज्योग्राफी आज ही शुरू होगा, पढ़ लीजिएगा, थोड़ा सा ही पढ़ाएंगे ज्योग्राफी। हाँ, चलिए क्लास कौन चीज का लगाए हैं जी? हिस्ट्री का कि ज्योग्राफी का है? इतिहास का। पिछला क्लास जो मेरा नहीं हुआ ना वही गड़बड़ कर दिया, ठीक। पिछला क्लास मेरा हो जाता तो सब सही हो जाता। चलिए छोड़िए, ज्यादातर संख्या में लोग ज्योग्राफी के पक्ष में ही है, ज्योग्राफी पढ़ाते हैं। तो जान लीजिए जितने भी लोग ऑनलाइन ऑफलाइन, जिस भी जानते हैं, पता नहीं फोका हो गया पेड़ में चलते चलते, ठीक है। जूता है, देखिए ध्यान दीजिए। अब आप लोग जो है थोड़ा सा अपने टाइम टेबल को जान लीजिए, ठीक है। आज के दिन में पहले टाइम टेबल बता देते हैं, फिर ज्योग्राफी, ज्योग्राफी पढ़ाएंगे, वो चेंज कर दीजिएगा, ज्योग्राफी कर दीजिएगा, अभी होने दीजिए, ठीक है। अभी जो हो रहा है होने दीजिए, बाद में चेंज कर दीजिएगा याद से, ठीक है। हाँ, सोमवार, बुधवार, सोमवार और बुधवार आधुनिक भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास। शनिवार भारत का भूगोल, भारत का भूगोल, भारत का भूगोल। और रविवार भारतीय राज व्यवस्था, भारतीय राज व्यवस्था, ठीक है। भारतीय राज व्यवस्था, ठीक है। ये चीज है, ये आपका शेड्यूल है, आप जान लीजिए शेड्यूल। और जो है आपको देखिए, जानते हैं इंसान जो है ना प्रकृति से अब नकारात्मक सोच वाला हो गया है। सप्ताह में 7 दिन पढ़ाते हैं, 7 दिन आपका क्लास होता है, लेकिन मान लिया जाए कि एक दिन क्लास बंद हो गया तो उसको लेकर इतना बोलने लगता है ना कि क्या बताएं हम आपको, ठीक है। मन ये हो जाता है। और देखिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दिक्कत होगा तब तो। पिछला 15 दिन तक तो कोई क्लास मेरा डिस्टर्ब नहीं रहा, इस सप्ताह में एक दिन रहा। अब लोग बीमार है, लोग चलने की स्थिति में नहीं है, ठीक है। और आपको आकर के क्लास ले, पॉसिबल है ही नहीं। देखिए हमको स्टोन का शिकायत है, कभी कभी दर्द उठता है ना तो 2-3 दिन तक लगातार दर्द करता है। ये बात बिट्टू झा भी जानता है, हर कोई जानता है घर परिवार में। अंतिम में 2 दिन तक हम टेबलेट खा के रहे, अंतिम में हमको सुई लेना पड़ा है।
अब कहिएगा ऑपरेशन क्यों नहीं करवाते हैं, तो हर बार स्टोन जो है दवाई खा करके बायूरिन जो है निकला है अभी तक, तो इसलिए हम ऑपरेशन नहीं करवाते हैं। और ऑपरेशन कोई सही चीज थोड़े है, ऑपरेशन करवाना कोई सही चीज ना है। आज के डेट में लेजर भी आ गया है, तो खैर वो भी करवाया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं करवाया जा सकता है, लेकिन बायूरिन ही जब निकल रहा है तो क्या दिक्कत है। अगर उसका सॉल्यूशन नहीं होता तब फिर ऑपरेशन के ऊपर जाना होता है। तो जब सॉल्यूशन उसका धीरे धीरे हो रहा है तो फिर इसलिए जो है ऑपरेशन नहीं करवा रहे हैं। और इधर जो है मंगलवार को ही हमको लगता है, सोमवार को रात में टेस्ट डिस्कशन के दौरान ही मेरे पेट में दर्द उठा था, और हम बोले भी थे क्लास में कि मेरा अतरी दर्द करने लगा है। और उसके बाद जो है लगातार 2 दिन तक दर्द रहा। मंगलवार बुधवार को अंत हम शाम में सुई लिए, हमको लगा दवाई से जो है खत्म हो जाएगा, लेकिन मंगलवार को जब दर्द खत्म नहीं होता है तो एक सुई दिया हुआ है डॉक्टर, सुई लिए और उसके बाद से हम क्लास ले रहे हैं। तो अब इसको लेकर के आप लोग सवाल खड़ा करने लगिएगा। ई नहीं देखते हैं कि रविवार को पढ़ाते हैं, ठीक है, ई नहीं नजर आता है, समझे। तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता है तभी क्लास बंद होता है, ऐसे थोड़े क्लास बंद होता है जी। अरे हम आपको लिख के देते हैं, पूरे पटना में जितना मेहनत हम करते कोई टीचर का औकात न कर लेगा, समझ गए। सुबह से लेकर शाम तक भले पैसा कमाने के लिए मेहनत करते, लेकिन करते हैं ना जी, सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं। आज सुबह 8 बजे आए हैं, अभी तक लगे हुए हैं, समझ गए, इधर से उधर उधर से इधर कर रहे हैं। तो ये निगेटिव कमेंट जो है ना, निगेटिव कमेंट हमको पसंद ना है। नहीं, हम देखिए, एक तो सिंगल रहते हैं तो किसी सकारात्मक नकारात्मक लोगों से कोई मतलब ही नहीं है, किसी से मिलते जुलते हैं नहीं, तो ना निगेटिव है ना निगेटिव थाउट है मेरा, ना निगेटिव लोग हमें पसंद है। और जो निगेटिव है उसका कुछ नहीं हो सकता है, तो इसलिए जो है पॉजिटिव रहिए। अरे धैर्य रखिए ना महाराज, हम ऐसा व्यक्ति हैं ना 8 घंटा लगातार क्लास ले सकते हैं। आप मेरा इतिहास पलट करके देख लीजिए, 2017-18 का इतिहास, लगातार सैटरडे संडे को 8-8 घंटा क्लास लिए हैं। तो मेरा इतिहास मत भूलिए आप लोग। और अभी तो वैकेंसियों ने आया है सब चीज लेके चल रहे हैं, अब क्या चाहिए। और आप लोग को हम भरोसा देते हैं, सब्जेक्टिव, जैसे सब्जेक्टिव तो पूरा पढ़ाइए देंगे, अगर समय रहा हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी तीनों सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव मिलेगा आपको, ऑब्जेक्टिव का वीडियो मिलेगा, ऑब्जेक्टिव करवाएंगे ना वीडियो मिलेगा, और फिर रिवीजनों करवा देंगे अगर समय रहा तो, समझे। तो खैर छोड़िए, जो नेगेटिव है उसके लिए कुछ नहीं किया जा सकता है। तो आ जाइए अब। तो ये आपका शेड्यूल है, समझे, ये जो है आपका शेड्यूल है। इस शेड्यूल को आप याद रखिएगा, भले कुछ भी हो, इस शेड्यूल में ही आपका क्लास चलेगा अब। और ज्योग्राफी और मॉडर्न का वीडियो जो है अपलोड करवा देंगे। और ज्यादातर लोगों ने मतदान इस पक्ष में दिया था कि ज्योग्राफी पढ़ेंगे, तो इसलिए आज से आपके सेशन में हम शुरू करने जा रहे हैं भारत का भूगोल। आपके परीक्षा के लिहाज से भारत का भूगोल ज्यादा महत्वपूर्ण है। वर्ल्ड ज्योग्राफी से भी प्रश्न आता है, लेकिन थोड़ा बहुत प्रश्न आता है, ज्यादातर प्रश्न भारत के भूगोल से आते हैं। तो इसलिए भारत के भूगोल को ज्यादा तरजीह देना है, और ज्यादा तरजीह हम आपको देते भी हैं। भारत के भूगोल के अंतर्गत, भारत के भूगोल के अंतर्गत जो है भारत का भूगोल, भारत का भूगोल, इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन जियोग्राफी। और हे देखिए, ये तो विभाजित कर दिया है थोड़ी। इंडियन ज्योग्राफी, भारत के भूगोल के अंतर्गत हमें
14-15 चैप्टर पढ़ने होते हैं। और भारत के भूगोल के अंतर्गत जो हमें 14-15 चैप्टर पढ़ने होते हैं, उसमें पहला चैप्टर होता है भारत एक सामान्य परिचय। और भारत एक सामान्य परिचय नामक जो चैप्टर है, इस चैप्टर में उन बातों को हमें पढ़ना है जिन बातों से आप पहले अवगत हैं। इस चैप्टर में बहुत ज्यादा नया कुछ आपको नहीं मिलेगा। इस चैप्टर में जैसे आप पढ़िएगा, भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है, भारत का देशांतरीय विस्तार क्या है, कितने राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है, कौन राज्य कर्क रेखा के उत्तर में है, कौन राज्य कर्क रेखा के दक्षिण में है, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन है, भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन है, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन है, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन है, भारत कितने राज्यों के साथ, भारत के कितने राज्य समुद्री सीमा बनाती है, भारत के कितने राज्य पड़ोसी देशों के साथ सीमा बनाती है, भारत सबसे लंबी समुद्री सीमा किसके साथ बनाती है, सबसे छोटी समुद्री सीमा किसके साथ, कौन से भारतीय राज्य सबसे छोटी समुद्री सीमा बनाती है, भारत कौन देश के साथ सबसे बड़ी स्थलीय सीमा बनाती है, सबसे छोटी स्थलीय सीमा बनाती है। इन्हीं सब चीजों को इस चैप्टर में हमें पढ़ने हैं। काफी आसान चैप्टर है, लेकिन आसान होने के साथ साथ ही चैप्टर महत्वपूर्ण है। आप बिहार दरोगा परीक्षा का 1717 पोस्ट से लेकर आज तक का कोई भी क्वेश्चन बैंक पलट करके देख लीजिए, कोई ऐसा एग्जाम नहीं होगा जिसमें चैप्टर 1 से संबंधित प्रश्न ना पूछा गया हो। चैप्टर 1 आसान है, लेकिन चैप्टर 1 से प्रश्न पूछा ही पूछा जाएगा। तो आज हम लोग इस चैप्टर को प्रारंभ करने जा रहे हैं, भारत एक सामान्य परिचय। लेकिन अगर आप बात, टूल है जी, टूल है वहां पे देखिए, तो एगो टूल है, टूल दीजिए, तो एगो टूल है, बैठ जाइए, बेंच पे बैठ जाइए, दीजिए, रखिए। देखिए, तो भारत एक परिचय नामक चैप्टर को आज से हम लोग पढ़ना प्रारंभ करेंगे। और भारत एक परिचय के बाद जो हम लोगों का अगला चैप्टर होगा वह होगा भारत की भूगर्भिक संरचना। और भारत की भूगर्भिक संरचना में हम लोग पेंजिया के विषय में, पेंथालासा के विषय में, तेथिस सागर के विषय में पढ़ेंगे। साथ ही साथ भारत में पाई जाने वाली चट्टान के विषय में पढ़ेंगे, भारत में पाई जाने वाली चट्टान के विषय में पढ़ेंगे। चैप्टर 2 के बाद चैप्टर 3 में जब प्रवेश करेंगे तो चैप्टर 3 हम लोगों का होगा भारत के पर्वत, पठार और मैदान। वहां पर भारत में जो तमाम पर्वत है, पर्वत श्रृंखला है, पर्वत श्रेणी है, पर्वत श्रृंखला, पर्वत श्रेणी, सब में थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, सब एक नया है, सब में थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। भारत में हिमालय पर्वत है, पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी है, पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी है, विंध्याचल पर्वत श्रेणी है, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है, अरावली पर्वत है, नीलगिरी पर्वत है, अन्नामलाई पहाड़ी है। इन तमाम पर्वतों के विषय में पढ़ेंगे। पर्वतों के बाद भारत में कई सारे पठार है, प्रायद्वीपीय पठार है, कर्नाटक का पठार है, बंगलुरु का पठार है, आंध्रा का पठार है, दक्कन ट्रैप है, पठार के विषय में पढ़ेंगे। फिर भारत में कई सारे मैदान है, गंगा का मैदान है,
ब्रह्मपुत्रा का मैदान है, सिंधु का मैदान है। भारत के पर्वत पठार और मैदान के विषय में पढ़ेंगे। और जो चैप्टर नंबर 3 होगा वह भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। जैसे चैप्टर नंबर 1 से एगो प्रश्न फिक्स है, चैप्टर नंबर 3 से एगो प्रश्न फिक्स है, आएगा ही आएगा, नहीं आने का कोई सवाल पैदा नहीं होता है। अरावली पूछ दे या दोदा बेटा पूछ दे या मीजो पहाड़ी पूछ दे या गारो खासी जयंतिया पूछ दे या विंध्याचल पूछ दे, पूछेगा जरूर। चैप्टर नंबर 3 के बाद अगला चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 में है भारत के अपवाह तंत्र। भारत के अपवाह तंत्र यानी ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया। इस चैप्टर में हम लोगों को भारत के नदी के विषय में पढ़ना है और नदियों से संबंधित झील है, नदियों से संबंधित जलप्रपात है, नदी के किनारे बसे प्रमुख शहर है, नदियों पर बांध बनाकर बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किया गया है। यह सब चीज पढ़ना है इस चैप्टर में। और चैप्टर नंबर 4 की अगर हम बात करें तो जो चैप्टर नंबर 4 है ये तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। नदी से ना पूछा तो झील से पूछेगा, झील से ना पूछा तो जलप्रपात से, जलप्रपात से ना पूछा तो नदियों के किनारे बसे शहर से, और उससे ना पूछा तो बहुउद्देशीय परियोजना से। यहां से तो पूछना ही पूछना है, नहीं पूछने का कोई सवाल ही नहीं होता है। और चैप्टर नंबर 4 तो ऐसा है कभी काल दो को प्रश्न पूछ देता है, कभी तीनों को पूछ देता है। बड़ी महत्वपूर्ण है चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 के बाद अगला चैप्टर है भारत की जलवायु। पूरे भारत के भूगोल में अगर समझने वाला सबसे ज्यादा कंसेप्चुअल कोई चैप्टर है तो वह चैप्टर नंबर 5 है, भारत की जलवायु, क्लाइमेट ऑफ इंडिया। क्लाइमेट ऑफ इंडिया में आप भारत में वर्षा को देखेंगे। भारत में वर्षा कौन मानसून से होता है? सबसे ठंडा स्थल कौन है भारत में? सबसे गर्म स्थल कौन है भारत में? मानसून के पूर्व ग्रीष्म ऋतु में जो आर्द्र हवाएं बहती है उन आर्द्र हवाओं को क्या कहा जाता है? बड़ी फेवरेट टॉपिक है परीक्षा सबका। अरे चेरी ब्लास्म, आम्र वर्षा, काल बैसाखी, नार बेस्टरी, सबका नाम नहीं सुने हैं जीवन? हाँ, बड़ी फेवरेट टॉपिक है ये सब परीक्षा बोर्ड का। यही जलवायु, जलवायु वाला में पढ़ेंगे हम लोग, भारत की जलवायु में पढ़ेंगे। ठंडा में वर्षा ऋतु कहां कहां होता है? पश्चिमी विक्षोभ क्या है? ITSZ, सॉरी ITCZ क्या है? ITCZ क्या है? इस सब चीज को पढ़ेंगे इसी चैप्टर में। भारत की जलवायु के बाद भारत में जो मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी है, काली मिट्टी है, लाल पीली मिट्टी है, लेटेराइट मिट्टी है, पर्वतीय मिट्टी है, शुष्क मिट्टी है। ये जो तमाम मिट्टी है, मिट्टी के विषय में पढ़ेंगे। फिर मिट्टी के बाद भारत की वनस्पति, भारत में जो वन सब है, भारत की वनस्पति। इसके बाद चैप्टर नंबर 4 के बाद सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है तो भारत की वनस्पति। वहां से आप पलट करके देख लीजिएगा, लगभग हर बार एक प्रश्न आया है। जानते हैं इंडियन ज्योग्राफी का 14-15 टॉपिक है और लगभग आप मान के चलिए हर टॉपिक से प्रश्न उठा लेता है, लगभग हर टॉपिक से प्रश्न उठा लेता है। कभी का एकाध गो टॉपिक छोड़ देता है बीच में, जैसे कभी खनिज संसाधन पूछेगा तो उद्योग छोड़ देगा, और उद्योग पूछेगा तो खनिज संसाधन छोड़ देगा, समझे? यही करता है। तो चैप्टर नंबर 7 में हमने आपको बताया है चैप्टर नंबर 7 या जो भी होगा
भारत की प्राकृतिक वनस्पति। भारत की प्राकृतिक वनस्पति के बाद, भारत की प्राकृतिक वनस्पति के बाद जो अगला चैप्टर हम लोगों का होता है, भारत का कृषि और पशुपालन। ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत का कृषि और पशुपालन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि कृषि और पशुपालन आपको बायोलॉजी में भी पढ़ने हैं, ज्योग्राफी में भी पढ़ने हैं, इकोनॉमिक्स में भी पढ़ने हैं। सभी का कॉमन टॉपिक है कृषि और पशुपालन। इसलिए कृषि और पशुपालन से प्रश्न आएगा ही आएगा, चाहे जैसे आएगा। चाहे मुर्रा नस्ल पूछ दे किस पशु का है, निमारी नस्ल पूछ दे किस पशु का है, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है, आएगा। गेहूं रबी है या खरीफ, मक्का रबी है या खरीफ, कपास रबी है या खरीफ, ये सब नहीं पूछा जाता। हाँ, तो मतलब यहां से प्रश्न आता है। भारत के कृषि और पशुपालन के बाद हम लोगों का जो अगला टॉपिक होता है, भारत के खनिज संसाधन। भारत के खनिज संसाधन में लोहा यस्क, मैग्नीज, तांबा, जिंक, सबके विषय में पढ़ना होता है। फिर अगला चैप्टर होता है भारत के उद्योग। भारत के उद्योग, भारत के उद्योग की अगर बात करें, इसमें लौह इस्पात उद्योग हो गया, जमशेदपुर में स्थापित हुआ, कर्नाटक में स्थापित हुआ। तमिलनाडु के सलेम में स्थापित हुआ, आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में स्थापित हुआ, बंगाल में स्थापित हुआ। लौह इस्पात उद्योग, एल्युमिनियम उद्योग, कांच उद्योग, दिया सलाई उद्योग, सीमेंट उद्योग, कागज उद्योग सबके विषय में पढ़ना है। इसके बाद अगला चैप्टर हम लोगों का होता है भारत की जनसंख्या, भारत की जनगणना, जनसंख्या और जनगणना। उसमें आपको जानना है भारत में जनगणना कब से होना शुरू हुआ, शहरी जनसंख्या क्या है, ग्रामीण जनसंख्या क्या है, साक्षरता क्या है। और फिर उसके बाद अगला चैप्टर होता है भारत की जनजाति, और फिर अगला चैप्टर होता है विविध। और विविध नामक चैप्टर में जो मन होगा वो पढ़ाएंगे। लोक नृत्य पढ़ा देंगे, भाषा उषा के विषय में थोड़ा सा बता देंगे, यही सब चीज बताएंगे। तो ये कुल भूकंप सबके विषय में बता देंगे, आपदा प्रबंधन सबके विषय में बता देंगे विविध में। तो ये तमाम चैप्टरों का जिक्र हमने आपके साथ किया। ये भारत के भूगोल का सिलेबस है। तो समुद्र सबके विषय में जानना उन्ना है, भारत के भूगोल को पढ़ाएंगे। और भूगोल पढ़ाने से पहले भारत के भूगोल के सिलेबस से हम आपको अवगत करवा दिए हैं कि भारत के भूगोल का सिलेबस क्या है। कुछ दिमाग में घुसा? अब आगे पढ़ाना प्रारंभ करते हैं। आगे पहला चैप्टर है भारत के भूगोल के अंतर्गत भारत एक परिचय।
भारत एक परिचय। भारत एक परिचय। देखिए, जो अपना देश भारत है, सबसे पहले लोकेशन यानी स्थिति को जानते हैं। भारत की क्या स्थिति है या भारत की क्या अवस्थिति है, भारत का लोकेशन क्या है, भारत कहां स्थित है, बचपन से लेकर आज तक दसों बार आप पढ़े होंगे, जाने होंगे, लेकिन फिर भी हमको पता है कि आप जानते हैं, लेकिन फिर भी हम आपको बता रहे हैं। और यहां पर बताने से पहले एगो बात बता देते हैं। अभी का जो युग है ना, कलयुग है, घोर कलयुग है। जीवन में इस बात को याद रख लीजिए, अभी के समय में, अभी के समय के अकॉर्डिंग हम बोल रहे हैं। ऐसे हम सबको अपना बता देते हैं, लेकिन हम आपको सीख दे रहे हैं, बता रहे हैं। कभी भी अपना लोकेशन और अपना सिचुएशन साझा मत कीजिए। अपना लोकेशन से साझा कीजिएगा, हो सकता है आपसे दुश्मनी हो, आपका काम खल्लास करवा दिया जा सकता है। और अगर आप अपना सिचुएशन बताएंगे, मान लिया जाए कि आप अभी गलत सिचुएशन में, आप अपने दोस्त के साथ साझा कीजिएगा, वही दोस्त कल के डेट में जाकर के आपके उस बुरे सिचुएशन का मजाक उड़ाएगा। हां, तो इसलिए रो लीजिए अकेले में जाकर के। बासी रोटी खा लीजिए अकेले में जाकर, लेकिन अपना सिचुएशन किसी से साझा मत कीजिए, समझ गए? नहीं तो मजाक के पात्र होंगे आप इन फ्यूचर। सबको कर्ण जैसा दोस्त नहीं मिल सकता है, समझे? तो इसलिए जो है दोस्ती पे भरोसा नहीं, समझे? तो लोकेशन शब्द का जिक्र आया तो इसलिए बता दिया, अपना लोकेशन और अपना सिचुएशन ना बताना चाहिए। तो आ जाइए आप भारत के लोकेशन को देखते हैं। लोकेशन यानी भारत की अवस्थिति, लोकेशन ऑफ इंडिया। देखिए, जब आप विश्व मानचित्र पढ़ाएंगे, यह वर्ल्ड मैप है, विश्व मानचित्र है। और विश्व का मानचित्र सबसे पहले एनेग्जीमेंडर ने बनाया था। एनेग्जीमेंडर, एनेग्जीमेंडर। ग्लोब का निर्माण मार्टिन बेहम ने किया था। ग्लोब, ग्लोब जिस पर पूरे विश्व को दर्शाया जाता है, ग्लोब। अरे गोलाकार जो होता है, नहीं देखे हैं ग्लोब? ग्लोब, ग्लोब का निर्माण मार्टिन बेहम ने, और विश्व मानचित्र पहली बार एनेग्जीमेंडर ने बनाया। यह विश्व मानचित्र है। और विश्व मानचित्र को आधार बनाते हुए भारत के भूगोल को वैज्ञानिकों ने, भारत के भूगोल क्या, भूगोल क्या, विश्व के भूगोल को कल्पना पर बताया है। भूगोल पूरी तरीका से कल्पना पर आधारित विषय है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा कर्क रेखा है, विद्वान मान लिया, हाँ मान लिया, हाँ है, समझे? ऐसा बात है। भूगोल कल्पना पर आधारित विषय, कल्पना पर आधारित विषय है। तो जो ये विश्व मानचित्र है, इस विश्व मानचित्र में आप देख सकते हैं उत्तरी अमेरिका महादेश है, दक्षिणी अमेरिका महादेश है, यूरोप महादेश है, अफ्रीका महादेश है, एशिया महादेश है, ऑस्ट्रेलिया है, ये तमाम महादेश है। फिर इधर आप प्रशांत महासागर देख सकते हैं, अटलांटिक महासागर देख सकते हैं,
हिंद महासागर आप देख सकते हैं, फिर ऊपर जो है आपको आर्कटिक सागर देख सकते हैं, नीचे अंटार्कटिका सागर देख सकते हैं। खैर ये तो जो है वो है, अपना है तो है, लेकिन इसमें भारत की अब स्थिति को देखना है, भारत के लोकेशन को देखना है। तो विश्व मानचित्र पर जब आप भारत को देखेंगे तो विश्व मानचित्र पर भारत यहां है, यह है अपना देश भारत। यह अपना देश भारत है विश्व मानचित्र पर। पूरा का पूरा जो संसार है दो गोलार्ध में बटा हुआ है, पूरा का पूरा संसार। और पूरा का पूरा संसार जो दो गोलार्ध में बटा हुआ है, एक उत्तरी गोलार्ध और एक दक्षिणी गोलार्ध, एक नॉर्थ पोल, सॉरी नॉर्थ पोल मतलब उत्तरी ध्रुव हो गया, सॉरी उत्तरी ध्रुव हो गया ना, पोल नहीं होगा। एक उत्तरी गोलार्ध और एक दक्षिणी गोलार्ध, एक दक्षिणी गोलार्ध। अब देखिए कि आखिरकार भारत है कहां। आप सब लोग जानते हैं, हमको पता है। देखिए कहा जाता है कि पृथ्वी के केंद्र से होकर एक अक्षांश रेखा गुजरती है जो पृथ्वी को दो बराबर भाग में बांटती है, या पृथ्वी के बीचों बीच से होकर एक अक्षांश रेखा गुजरती है जो पृथ्वी को दो बराबर भाग में बांटती है। जो अक्षांश रेखा पृथ्वी के केंद्र या पृथ्वी के बीचों बीच से होकर गुजरती है, उस अक्षांश रेखा का नाम है 0 डिग्री अक्षांश रेखा, या उस अक्षांश रेखा को कहा जाता है विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा या इक्वेटर। विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा या इक्वेटर। और देखिए ये जो वर्ल्ड मानचित्र है, दिशा से आप सब लोग अवगत होंगे, डायरेक्शन से आप सब लोग अवगत होंगे। कोई भी मानचित्र जब आप लेते हैं और उसका अध्ययन करने जाते हैं या आप रीजनिंग बनाते हैं, ऊपरी दिशा को हमेशा उत्तर माना जाता है। ऊपरी दिशा को हमेशा उत्तर माना जाता है। और जब ऊपरी दिशा उत्तर तो नीचे दक्षिण, और दाहिना पूरब तो बायां पश्चिम, यानी ये उत्तर है। क्या है? उत्तर। ये उत्तर है। तो नीचे दक्षिण, नीचे दक्षिण। दाहिना पूरब है, ये क्या है? पूरब। और बायां पश्चिम, बायां पश्चिम, बायां पश्चिम। एक होता है अक्षांश और एक होता है देशांतर। एक होता है अक्षांश और एक होता है देशांतर। लेटीट्यूड, लॉन्गिट्यूड, अक्षांश, देशांतर। सीधा याद रखिए, पृथ्वी, सॉरी मानचित्र, पृथ्वी नहीं मानचित्र, मानचित्र पर खींची गई वैसी काल्पनिक रेखा जो पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब की ओर हो, अक्षांश रेखा कहलाती है। और जो उत्तर से दक्षिण की ओर हो, देशांतर रेखा कहलाती है। तो आप मानचित्र देख पा रहे हैं। आप जब थोड़ा गौर करेंगे तो आपको यहां पर देखिए एगो लाइन यहां नजर आएगा, खींचा हुआ है। एगो लाइन आपको यहां नजर आएगा, खींचा हुआ है। तो एगो लाइन उत्तर से दक्षिण खींचा हुआ है, एगो पूरब से पश्चिम खींचा हुआ है। तो पूरब से पश्चिम वाला अक्षांश और उत्तर से दक्षिण वाला देशांतर।
पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब वाला अक्षांश, और उत्तर से दक्षिण वाला देशांतर। क्या? देशांतर। अब देखिएगा, अगर बात अक्षांश रेखाओं की जाए तो एक अक्षांश रेखा है 0 डिग्री अक्षांश रेखा। 0 डिग्री अक्षांश रेखा को ही विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा या इक्वेटर कहते हैं, और 0 डिग्री अक्षांश रेखा ही पृथ्वी के केंद्र से होकर गुजरती है। और 0 डिग्री अक्षांश रेखा जो पृथ्वी के केंद्र से होकर गुजरती है, वही 0 डिग्री अक्षांश रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भाग में बांटती है। ये आपको 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। ये जो रेड कलर से हम आपको लाइन खींच रहे हैं, ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। और ये जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, ये पृथ्वी को 2 बराबर भाग में बांटती है। जब आप इस अक्षांश रेखा के ऊपर जाएंगे, ये उत्तरी गोलार्ध होता है। ये उत्तरी गोलार्ध होता है। उत्तरी गोलार्ध होता है। और जब आप 0 डिग्री अक्षांश रेखा के नीचे आएंगे तो यह दक्षिणी गोलार्ध होता है। क्या होता है? दक्षिणी गोलार्ध। दक्षिणी गोलार्ध होता है। तो आप स्पष्ट तौर पर यहां पर देख पा रहे होंगे कि यह जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, इसके ऊपर उत्तरी गोलार्ध, नीचे दक्षिणी गोलार्ध। इस 0 डिग्री अक्षांश रेखा के ऊपर में भारत है, अर्थात भारत उत्तरी गोलार्ध में है। भारत कौन गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध। जैसे 0 डिग्री अक्षांश रेखा भारत को 2 बराबर भाग उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध में बांटती है, उसी प्रकार से एगो 0 डिग्री देशांतर रेखा है। 0 डिग्री देशांतर रेखा है। और बात अगर 0 डिग्री देशांतर रेखा की करे तो 0 डिग्री देशांतर रेखा भी पृथ्वी को 2 बराबर भाग में बांटती है। 0 डिग्री देशांतर रेखा यह है, और 0 डिग्री देशांतर रेखा के जब आप दाहिने जाते हैं तो यह पूरब होता है, या इसे पूर्वी गोलार्ध कहा जाता है। इसे पूर्वी गोलार्ध कहा जाता है। पूर्वी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। हम देशांतर शब्द का प्रयोग जानबूझ करके नहीं किए हैं। इसको पूर्वी गोलार्ध कह सकते, पूर्वी गोलार्ध। और 0 डिग्री देशांतर रेखा से जब आप इधर आते हैं तो यह पश्चिमी गोलार्ध होता है। क्या होता है? पश्चिमी गोलार्ध। पश्चिमी गोलार्ध। तो यह 0 डिग्री देशांतर रेखा का है। इसके दाहिना भाग में है भारत, यानी भारत पूर्वी गोलार्ध में है। यानी एक लाइन में अगर कहना चाहे तो भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कह सकते हैं हां या ना? हां ना? ये बात नहीं जानते थे, एकदम जानते थे। हम तो आपको बोले हैं, इस चैप्टर में बहुत कम ही ऐसा बात हम बताएंगे जो आप पहले से नहीं जानते होंगे। लीजिए मजा नींद का। है रात को कहां बकरी चराने जाते हैं? गर्लफ्रेंड और चलाते हैं? का हो है? अरे वो पीछे वाला को बोल रहे, वो मजा ले रहा था नींद का, उधर ले रहा था वो। हाँ, कितना बढ़िया मुंह है बताइए, कितना सुंदर लग रहे हैं है? पर ये लिखिए महाराज जीवन बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, समझिए एक बात तो स्पष्ट हो गया, इसमें कोई शक, कोई किंतु, कोई परंतु नहीं ना। चलिए, 0 के बाद क्या आता है? 1 के बाद 2 के बाद 3 के बाद 4 आता है कि नहीं आता? हाँ या ना? हाँ ना? हाँ। अब देखिए, जब आप 0 डिग्री अक्षांश रेखा से ऊपर जाते हैं, उत्तरी गोलार्ध में 1 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा मिलेगा आपको इस प्रकार से। फिर उससे ऊपर जाइएगा 2 डिग्री अक्षांश रेखा मिलेगा, 2 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा मिलेगा, सॉरी 2 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा मिलेगा।
फिर ऊपर जाइएगा 3 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा मिलेगा, फिर ऊपर जाइएगा 4 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा मिलेगा। फिर इस प्रकार से आप आगे बढ़ते जाइएगा तो आपको अक्षांश रेखा आगे बढ़ता जाएगा और आपको फाइनली 90 डिग्री तक उत्तरी अक्षांश रेखा मिलेगा। कितना डिग्री तक? 90 डिग्री। 90 डिग्री तक उत्तरी अक्षांश रेखा मिलेगा। और जो 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा होता है इसी को उत्तरी ध्रुव कहा जाता है, नॉर्थ पोल कहा जाता है, नॉर्थ पोल कहा जाता है, उत्तरी ध्रुव कहा जाता है। तो अब देखिए भारत की अवस्थिति को अगर हम देखें तो भारत 0 डिग्री अक्षांश रेखा से 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा के बीच में। ये बात कह सकते हैं हां या ना? कह सकते हैं, इसमें कोई शक है? अब एक्चुअल क्या है वो तो आगे देखेंगे, लेकिन ये बात कहने में तो कोई हर्ज हमको नहीं होना चाहिए कि भारत 0 डिग्री अक्षांश रेखा से 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा के बीच में। ये बात कहने में कोई हर्ज, कोई कष्ट, आपत्ति नहीं ना? अब भारत उत्तरी गोलार्ध में 0 डिग्री से 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा के बीच में है, तो आखिरकार भारत का एक्चुअल अक्षांशीय विस्तार क्या है? एक्चुअल अक्षांशीय विस्तार क्या है? भारत का जो एक्चुअल अक्षांशीय विस्तार है वह है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा। और देखिए एगो बात यहां पर बताते हैं, जब अक्षांश और देशांतर से प्रश्न आता है ना तो उत्तर दक्षिण और पूरब पश्चिम में फंसाता है, आपको ऑप्शन में दे के फंसाता है। आप तो सीधा 8 डिग्री 4 मिनट 37 6 देखे, 68 7 97 25 देखे मार दिए, लेकिन गलती हो जाता है, गलती हो जाता है। तो जब अक्षांश देशांतर वाला प्रश्न आए तो दिशा देखिए, दिशा पे गौर कीजिए। ये बात हम अभी बोल रहे हैं, लेकिन परीक्षा में आप वही कीजिएगा जो आपको करना है। आपको गलती करना, आप गलती करके आइएगा, समझे? तो गौर कीजिएगा ना जी। और बताइए, ये सब प्रश्न अगर गलती करके आते हैं तो आपसे बड़ा महाराजा कोई हो सकता है? आपसे बड़ा महाराजा कोई नहीं हो सकता है। तो इसलिए चीजों पर गौर फरमाएंगे और डायरेक्शन को नजरअंदाज नहीं करेंगे तो भारत का जो एक्चुअल अक्षांशीय विस्तार है, भारत का एक्चुअल अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा, यह भारत का अक्षांशीय विस्तार है। यह भारत का अक्षांशीय विस्तार है। एक बात बताइए, 5 और 15 के बीच, संख्या 5 और संख्या 15 के बीच 10 आता है कि नहीं आता? आता है। अच्छा एक बात बताइए, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा के बीच में 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा आता है कि नहीं आता? नहीं ना आता। काहे कि हम बोले हैं 23.5 डिग्री दक्षिणी, हो सवास में हम बोले हैं। हमको तो लगा सीधा बोलेगा हाँ। अब दूसरी बात बताइएगा,
8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा के बीच में 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा आता है या नहीं? आता है ना जी, आता है। और जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा होता है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कर्क रेखा। क्या कहा जाता है? कर्क रेखा। तो एक बात बताइए, भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर, इस बीच में 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा यानी कर्क रेखा आता है। मतलब कर्क रेखा कहीं ना कहीं भारत से गुजरता होगा, हां या ना? हां, कर्क रेखा भारत से कहीं ना कहीं गुजरता होगा, हां या ना? हां, कर्क रेखा भारत से गुजरता है। और कर्क रेखा भारत से गुजरता है और भारत के एकदम मध्य से होकर गुजरता है। भारत के एकदम मध्य से होकर गुजरता है। और कर्क रेखा गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, यह 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है। यानी कर्क रेखा है, कर्क रेखा है। यह भारत के मध्य से होकर गुजरती है और यह रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है। कोई भी चीज जो मध्य से होकर गुजरे तो स्वाभाविक सी बात है दो भाग में बांट देगी। तो कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है तो स्वाभाविक सी बात है कर्क रेखा भारत को दो भाग में बांटती है, उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत। इसमें तो कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। यूपीपीसीएस ने इस प्रश्न को पूछा है, कौन सी काल्पनिक रेखा भारत को लगभग दो बराबर भाग में बांटती है? तो आंसर हो जाएगा कर्क रेखा। पूर्वावलोकन पलट करके देखिएगा, यह प्रश्न आपको मिल जाएगा, स्पष्ट तौर पर यह प्रश्न आपको मिल जाएगा। तो कर्क रेखा भारत को दो बराबर भाग में बांटती है, उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत। ठीक है, देखिए कर्क रेखा भारत के टोटल 8 राज्य से होकर गुजरती है। एगो गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा छत्तीसगढ़, पांचवा झारखंड, छठा पश्चिम बंगाल, सातवां त्रिपुरा और आठवां मिजोरम। ये 8 राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। पहला गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा छत्तीसगढ़, पांचवा झारखंड, छठा पश्चिम बंगाल, सातवां त्रिपुरा और आठवां मिजोरम। आठवां मिजोरम, यही 8 राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है। अब देखिए, इसको याद रखने का अलग अलग ट्रिक लोग बना करके रख ले हैं, मित्र पर गमछा झार। लेकिन हम अपना ट्रिक बनाए हैं, मेरा अपना पैदा किया हुआ ट्रिक है। गरम छाछ पी तृप्ति मिलेगी, गरम छाछ पी तृप्ति मिलेगी। गरम गरम छाछ छाछ पी तृप्ति मिलेगी। गरम छाछ पी तृप्ति मिलेगी। देखिए, ये जो ट्रिक बनाए हैं, सीधा हर राज्य का शुरू का अक्षर ले लिए और कुछ नहीं किए। ट्रिक बनाना बहुत आसान बात है, बहुत टफ बात ना है। हम जब भी सोचे हैं एगो ट्रिक पैदा कर दिए, तो इसलिए ज्यादा सोचबे नहीं करते हैं। देखिए देखिए, मित्र पर गमछा झार अगर आप याद रखिएगा तो उसमें कर्म गड़बड़ा जाएगा। और कभी काल कर्म पूछता है कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है,
उसको पूरब से पश्चिम में सजाए या पश्चिम से पूरब में सजाए। तो कभी काल कर्म पूछता है, तो मित्र पर गमछा झाड़ वाला में कर्म जो है ना वो गड़बड़ा जाएगा, लेकिन गरम छाछ की तृप्ति मिलेगी में एकदम कर्म बेहतर बना हुआ है। इधर पश्चिम है, इधर पूरब है। देखिए आप देख सकते हैं, सबसे पहले गुजरात, ग से गुजरात, फिर राजस्थान, र से राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, म से मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, छ से छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, झ से झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल, प से पश्चिम बंगाल, फिर त्रिपुरा, त्र से त्रिपुरा, और मी मिलेगी में मी से मिजोरम, मिजोरम। आप देख सकते हैं एकदम ये जो ट्रिक है, एक तो इस बात को बताता ही है कि 8 राज्यों से होकर गुजरती है, और साथ ही साथ पश्चिम से पूरब में कर्म क्या है इसको भी बताती है। पश्चिम से पूरब में कर्म क्या है इसको भी बताती है, समझे। अब गरम का मतलब समझते हैं, छाछ का मतलब भी समझते होंगे। छाछ समझते हैं ना, सुधा, 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 सुधा का छाछ आता है ना। अरे देखिए बताते हैं, हम लोग के तरफ छाछ किसको कहा जाता है समझिए, हम लोग के तरफ छाछ किसको कहा जाता है। ग्रामीण पृष्ठभूमि में, ग्रामीण क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में गांव घर की महिलाएं जिसके पास भैंस गाय हो और वो भैंस गाय दूध देता हो, और देखिए हल्ला मत कीजिए, देखिए दूध होता है ना भैंस का, गाय शुद्ध भैंस का, शुद्ध भैंस का, भैंस का शुद्ध दूध, पानी मिला हुआ दूध नहीं, भैंस का शुद्ध दूध, शुद्ध भैंस का दूध नहीं, भैंस का शुद्ध दूध, मतलब पानी मिला हुआ ना हो। दूध जो है गर्म कीजिएगा ना, भैंस का या गाय का भी दूध गर्म कीजिएगा, छाली ऊपर में आ जाता है। गांव घर की महिला क्या करती है, उस छाली को जो है ना अलग से दूसरे पात्र में रख लेती है और लगभग 15 दिन, महीना दिन तक जमा करती है उस छाली को, और फिर जो है 15 दिन, महीना दिन के बाद जो है जब बहुत ज्यादा इकट्ठा हो जाता है तो उसको जो है एक बड़ा पात्र में लेकर, बड़े बर्तन में लेकर जो है रही से, रही समझते हैं ना, जिससे दाल घाटा जाता है, उससे ऐसे ऐसे करती है, जैसे सत्तू मिलाया जाता है, हाँ ऐसे ऐसे करती है, मतलब घाटती है। और उसमें क्या होता है, क्रीम ऊपर आ जाता है और पानी नीचे चला जाता है। तो वो जो क्रीम ऊपर आता है ना उसको आग पर चढ़ाया जाता है, और जब उसको आग पे चढ़ाया जाता है तो उससे घी बनता है, और उसका जो बचा हुआ अवशेष है उसको हम लोग के तरफ घोर कहा जाता है, घोर कहा जाता है उसको। और जब जिस दिन ऐसा गांव घर की महिला करती है तो उस रोज जो है सामान्य तौर पर कढ़ी बड़ी घर में बनाया जाता है, कढ़ी बड़ी में जो है उस घोर का प्रयोग किया जाता है, या उस घोर में चीनी मिलाकर पिया जाता है। और उसी घोर को जब सुधा जैसी कंपनियां पैकेट में बंद कर देती है तो उसी को छाछ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? छाछ। मम्मी कहेगी आपकी घोर पी ना लो, घोर पिएंगे, अच्छा। वही जो है सुधा वाला पैकेट एकदम पी करके दिखाइएगा कि देखिए हम कितना एडवांस है, छाछ पी रहे हैं। समझ रहे हैं? तो छाछ तो समझ ही गए होंगे। और छाछ जो है पेट को ठंडा रखता है, या अगर खाना अनपच हो जाता है तो उस स्थिति में पिया जाता है सामान्य तौर पर। यही छाछ है। और जब पेट उठ खराब होता है तो फिर छाछ पीने से जो है ठीक ठाक स्थिति में आप आ जाएंगे। और तृप्ति का मतलब होता है संतुष्टि, संतुष्टि। जब मान लिया जाए कि पेट खराब हो गया और छाछ पिए ठीक हो गया, मान लिया जाए,
मान लिया जो पेट में, अब पेट खराब हो गया मतलब अब कि जो है पेट खराब हो गया मतलब पेट कई तरीका से खराब होता है, समझे? बात समझ गए ना? और पश्चिम से पूरब में कर्म, यही बात क्लियर है? चलिए अब समझिए आप आगे। बिहार दरोगा क्या पूछता है, देखिए बिहार दरोगा पूछता है कौन राज्य से गुजरती है, कौन राज्य से नहीं गुजरती है। अब बिहार पुलिस पूछेगा कौन राज्य कर्क रेखा के उत्तर में है, कौन राज्य कर्क रेखा के दक्षिण में। मतलब बिहार पुलिस का प्रश्न बिहार दरोगा से ज्यादा थोड़ा टॉप होता है। हम ये बात बोलना चाह रहे हैं, होता है, सच में होता है। ठीक है, देखिए बिहार पुलिस का क्वेश्चन टफ रखने का कारण है कि इतना टफ रखा जाए कि अगर क्वेश्चन आउट भी हो तो स्कॉलर भी ना बना पाए। यही कारण है, हम आपको बता रहे हैं। तो खैर छोड़िए ये सब बात। अब यहां पर बिहार पुलिस परीक्षा के मद्देनजर देखे, बिहार पुलिस पूछा है कई दफा, 2-3 बार बिहार पुलिस के क्वेश्चन में हम आपको ये क्वेश्चन देखे हैं, कौन राज्य कर्क रेखा के उत्तर में, कौन राज्य कर्क रेखा के दक्षिण में। 2-3 बार हमने देखा है। तो यहीं पर हम लोग देख लेते हैं। देखिए लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, ये सभी ऐसे भारतीय राज्य हैं जो कर्क रेखा के उत्तर में, कर्क रेखा के उत्तर में। और देखिए बोर्डो बड़ी तेज है, वो ऑप्शन जो देगा, क्वेश्चन जब पूछेगा ये कि कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में है, ये सब ऑप्शन नहीं देगा। विद्यार्थी सोच लेता है ऑप्शन यहां से देगा, यहां से देगा पूर्वोत्तर राज्य से, कि जानते हुए आप फंसिए, जानते हुए आप गलती करके आइए, तो ऑप्शन यहां से देगा, ऑप्शन यहां से देता है। तो देखिए आप सीधा तौर पर एक बात को याद रखिए, उत्तरी पूर्वी भारत में मतलब इस एरिया में 7 गो राज्य है जिसे 7 सिस्टर कहा जाता है। 7 सिस्टर 7 राज्यों को सम्मिलित रूप से कहा जाता है। जो 7 राज्य है, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ये 7 राज्यों को 7 सिस्टर कहा जाता है। और इन 7 राज्यों को 7 सिस्टर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये 7 राज्य पारस्परिक तौर पर एक दूसरे पर निर्भर रहता है। ये 7 राज्य आत्मनिर्भर नहीं है, अपने आप में आत्मनिर्भर नहीं है। कोई भी राज्य अपने आप में आत्मनिर्भर नहीं है, हर राज्य एक दूसरे राज्य पर निर्भर है। तो इन 7 राज्य के आपसी पारस्परिक निर्भरता के कारण ही इन 7 राज्यों को 7 सिस्टर की संज्ञा दी जाती है। और 7 सिस्टर के अंतर्गत 2 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, मिजोरम और त्रिपुरा। मिजोरम और अब बाद बाकी जो 5 राज्य हैं, 5 राज्य कर्क रेखा के उत्तर में ही है, उत्तर में ही है। अब जहां से गुजर जाती है वहां से उत्तर दक्षिण कहना तो सही नहीं है, वो वहां से तो गुजर ही रही है, तो वहां पर उत्तर दक्षिण आप क्या कहिएगा? अब राजस्थान में आप क्या कहिएगा? उत्तर दक्षिण, राजस्थान से तो गुजर ही रही है। तो जहां से गुजर रही है उन राज्यों को उत्तर दक्षिण के श्रेणी में नहीं रखा जाता है। जिन राज्यों से नहीं गुजर रही है उन राज्यों को उत्तर दक्षिण के श्रेणी में रखा जाता है। कुछ समझ में आ रहा है? क्लियर है? तो 7 सिस्टर में से 2 गो से होकर गुजरती है। अब बाद बाकी जो 5 गो है
पांचों कर्क रेखा के, देखिए ना मानचित्र पर आपके सामने में ना है, तो कुछ दिमाग में घुसा, याद रखिएगा ना। अब यही प्रश्न देके फंसाता है, और जो प्रश्न देके फंसाता है देखिए इसको कितना आसान बना दिए। दूगो से गुजरती है बाद बाकी सब उत्तर में, दक्षिण का कोई झंझटे न है। इसके बाद महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा, ये सभी ऐसे भारतीय राज्य हैं जो कर्क रेखा के दक्षिण, कर्क रेखा के, बात समझ में आया? इतना बात याद हो गया ना? अब यहां से हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखिए आप यहां पर आगे समझिए कि भारत की अगर बात की जाए, देशांतर समझाएंगे लेकिन उससे पहले एगो बात यहां पर और समझ लीजिए, तब देशांतर समझिएगा। ये जो हमने आपको बताया है कि भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, ये भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार है। भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार है, संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार नहीं है। अगर बात संपूर्ण भारत के अक्षांशीय विस्तार की जाए तो जो संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार है वह आपको 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा। अगर संपूर्ण भारत के यानी पूरे भारत के अक्षांशीय विस्तार के विषय में पूछा जाए तो संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार है 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। देखिए भारत में टोटल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश में 2 केंद्र शासित प्रदेश है, एक का नाम है अंडमान निकोबार द्वीप समूह और एक का नाम है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप ये दोनों केंद्र शासित प्रदेश ऐसा है, यहां की जो सांस्कृतिक विविधता है वो भारत से मेल जोल नहीं खाता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप ये दोनों ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी सांस्कृतिक विविधता, जिसके गुण भारत के सांस्कृतिक गुण से नहीं मिलता है। मान लिया जाए कि 3 भाई हैं, 2 का गुण मिल रहा है, एगो का नहीं मिल रहा है, मतलब 2 है एगो ना है। आप लोग का दिमाग कितना गंदा है। आगे अब आप समझिएगा तो भारत की जो सांस्कृतिक विविधता है उससे अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप मेल नहीं खाता है, जिस वजह से यह भारत का होकर भी भारत का नहीं है या भारत का नहीं होकर भी भारत का है।
दोनों बात कह सकते हैं। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह को तो जीता गया है, जीता गया अंडमान निकोबार द्वीप समूह को, अंडमान निकोबार द्वीप समूह को जीता गया है। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर भारत सरकार का प्रशासन है। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह का विस्तार 6 डिग्री 4 मिनट से ही प्रारंभ हो जाता है। 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा से ही प्रारंभ हो जाता है। 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा से ही प्रारंभ हो जाता है। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर भारत सरकार का प्रशासन है, इसलिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी संपूर्ण भारत में शामिल हो जाता है, संपूर्ण भारत में शामिल होता है। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह का विस्तार शुरू हो जाता है 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा से। और यही कारण है कि जब संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार आपसे पूछा जाए तो संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार हो जाएगा 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा। अब 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा पर ग्रेट निकोबार द्वीप है, ग्रेट निकोबार द्वीप, ग्रेट निकोबार द्वीप। देखिए ये जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है ना, तो इसमें 500 से ज्यादा द्वीप है। और 500 से ज्यादा द्वीपों में एगो बड़ा द्वीप है ग्रेट निकोबार। एगो बड़ा द्वीप कौन है? ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे दक्षिणी द्वीप है। ई द्वीप है, बड़ा द्वीप है, ई बड़ा द्वीप। ग्रेट निकोबार अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप है। सॉरी, सबसे बड़ा द्वीप, सबसे दक्षिणी द्वीप, सॉरी, सबसे दक्षिणी द्वीप, सॉरी, सबसे दक्षिणी द्वीप, सबसे दक्षिणी द्वीप। ग्रेट निकोबार अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे दक्षिणी द्वीप है, सबसे दक्षिणी द्वीप है। और ग्रेट निकोबार अंडमान निकोबार द्वीप समूह का ही सबसे दक्षिणी द्वीप नहीं है, बल्कि पूरे भारत का सबसे दक्षिणी द्वीप है, पूरे भारत का सबसे दक्षिणी द्वीप है। आपसे पूछा जा सकता है, आज तक की परीक्षा में प्रश्न पूछा नहीं है, लेकिन बड़ी शानदार प्रश्न है, बड़ी अच्छा प्रश्न है ये, कि भारत का सबसे दक्षिणी द्वीप कौन है? भारत का सबसे दक्षिणी द्वीप है ग्रेट निकोबार। और ग्रेट निकोबार के सबसे दक्षिणी भाग में इंदिरा पॉइंट है। ग्रेट निकोबार के सबसे दक्षिणी भाग में क्या है? इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट। यही इंदिरा पॉइंट भारत का सबसे दक्षिणी भाग है, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है, भारत का सबसे दक्षिणी पॉइंट है। भारत के सबसे दक्षिण में यही है, भारत के सबसे दक्षिण में यही है। और जो इंदिरा पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट को कई नामों से जाना जाता है। इंदिरा पॉइंट को पार्सन पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट, इन नामों से जाना जाता है। इंदिरा पॉइंट को पार्सन पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट जैसे नामों से जाना जाता है। जाना जाता है। वही भारत के मुख्य भूमि के सबसे दक्षिणी बिंदु की बात करें तो भारत के मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु तमिलनाडु के कन्याकुमारी में स्थित कैप कैमोरीन है। तमिलनाडु के कन्याकुमारी में स्थित कैप कैमोरीन है, कैप कैमोरीन। और देखिए, सुनिएगा, नोट में जितना बात है हर बात बताएंगे। कुछ लोग के पास नोट है, यही हो सकता है कोई बात आगे कोई बात पीछे हो सकता, बताएंगे हर बात आपको, ठीक है। तो अब ये नहीं कि जो है पहले हम अक्षांश बता रहे हैं, नोट में मान लिया जाए पहले देशांतर है,
तो अब आप कहने लगिएगा सर सिलसिलेवार ढंग से नहीं पढ़ाते हैं। अरे क्या होगा, पहले देशांतर की जगह अक्षांश से जान लिए, क्या दिक्कत? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, समझे? चलिए, तो कैप कैमोरीन, कैप कैमोरीन की अगर हम बात करें तो जो कैप कैमोरीन है यह भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु है। भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु है। भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु है कैप कैमोरीन। कैप, बात समझ में आया? आ गया। चलिए, अब लगे हाथ यहां पर यो जान लीजिए भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन है? सब लोग जानते हैं, इंदिरा कौल। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन है? इंदिरा कौल, जो कि लद्दाख में है। 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा पर है इंदिरा कौल। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है, उत्तरी बिंदु है। इतना बात समझ में आया? इतना बात एक सेकंड में याद करे। क्या विचार? सब तो याद है हमारा। रिवीजन कर लेते हैं। अरे गुरुजी लोग, भारत कौन गोलार्ध में है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध ना, तो उत्तरी गोलार्ध सिर्फ का एक और। भारत कौन गोलार्ध में है? उत्तरी, क्लियर ना? इसके बाद आगे बताइएगा कि भारत गौर से सुनिएगा, आंसर दीजिएगा। भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्ष। संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है? एक बार फिर से इस प्रश्न को दोहरा रहे हैं, उत्तरी दक्षिणी जोड़ना, उत्तरी 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 उत्तरी, ठीक है? भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है? संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा, भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु आए, भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी कैप, अब भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु आए इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट को और किस किस नाम से जाना जाता? इंदिरा पॉइंट को और किस किस नाम से? पार्सन पॉइंट और इंदिरा पॉइंट को और किस किस नाम से जाना जाता? अच्छा, भारत का सबसे दक्षिणी द्वीप कौन है? कौन है? इंदिरा पॉइंट कहां है? आए, क्या कर्क रेखा भारत से होकर गुजरती है? कौन ऐसी काल्पनिक रेखा है जो भारत को लगभग 2 बराबर भाग में बांट? कौन है? कौन है? कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से? कितने राज्यों से? 8 राज्य ना। और जो 8 राज्य से होकर गुजरते उसमें पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां। क्लियर है? चलिए, इसको याद रखने का ट्रिक क्या है जी? क्या है? क्या है? ग से आए, र से, म से, छ से, झ से, प से, त्र से, मी से। क्लियर? अच्छा, ये जो ट्रिक है पश्चिम से पूरब में ना आए, इस ट्रिक को याद रखिएगा। और अगर पूछेगा कर्क रेखा भारत के निम्न राज्यों से होकर गुजरती है को पश्चिम से पूरब में सजाए, तो इस ट्रिक के आधार पर नहीं सजा दीजिएगा। और अगर पूरब से पश्चिम में पूछ दिया तब
तैयो इसी पर ना सजा दीजिए, सजा लीजिएगा ना। बात समझ रहे हैं ना, क्लियर है ना। अच्छा एगो बात बताइए, सेवन सिस्टर, देखिए ध्यान दीजिएगा, एगो बात पूछा जाता है, सेवन सिस्टर के अंतर्गत कौन राज आता है, कौन राज नहीं आता है। तो देखिए ध्यान दीजिए, सुनिए ना महाराज, जानते हैं दो गो ऑप्शन देकर फंसाया जाता है, एगो सिक्किम एगो पश्चिम बंगाल। एकदम कान खोल करके दिमाग में घुसा लीजिए कि सिक्किम और पश्चिम बंगाल सेवन सिस्टर में, जब भी ऑप्शन देकर फंसाता है यही दो गो ऑप्शन देकर फंसाता है, सिक्किम और पश्चिम बंगाल। नहीं ना आता है जी, नहीं ना आता है। चलिए आगे बताइएगा कि सेवन सिस्टर के अंतर्गत 7 गो राज आता है ना जी, भारत के उत्तर पूर्व में जो 7 गो राज है वही सेवन सिस्टर में आता है। आए अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा। सेवन सिस्टर के अंतर्गत 7 गो राज जो आते हैं कौन कौन है बताइए तो। क्लियर है? आए? सेवन सिस्टर के अंतर्गत आने वाले राज्यों में कितने राज्य से होकर कर्क रेखा गुजर, कौन कौन? आए? मिजोरम और त्रिपुरा, मिजोरम और त्रिपुरा। और बाद बाकी सेवन सिस्टर के अंतर्गत आने वाले 5 राज्य कर्क रेखा के उत्तर में या दक्षिण में। आए? क्लियर है नहीं बात? चलिए अब इतना ही ना बताए थे, अब इससे आगे देखेंगे। चलिए तो और सब बताइए, और सब बढ़िया है? चलिए तो देखिए ऊपर वाले लोग भागने लगे, भागने दीजिए, पढ़ा देंगे। भागने दीजिए, इतिहास पढ़ा देंगे। हाँ? सिर्फ बैठल रहता, नहीं भागता है, जा रहा है, बैग ले लेके जा रहा है। हरि राम है, आयो राम गयो राम। चलिए होमवर्क क्या सब था? हाँ? भले बाइंडिंग करवा ली, सही किए। हाँ कवर गया, हम आगे से जो है नहीं होगा दिक्कत। देखिए क्वेश्चन बैंक की बात कर रहे हैं, किसकी बात? क्वेश्चन 1 से 50 दिए थे, 1 से 50 जवाब दीजिएगा। विश्व का शक्कर का कटोरा क्यूबा। कोलिमा ज्वालामुखी स्थित है कहां? मैक्सिको। आयात और निर्यात पर लगने वाला कर? सीमा। भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य? हीराकुंड बांध कौन नदी पर? राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसने लिखा? बंकिम चंद्र। कौटिल्य की रचना क्या है? ध्यानचंद्र ट्रॉफी किस खेल में दिया जाता है? भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना कब हुई? 1920। रथ यात्रा प्रसिद्ध त्योहार है? पुरी का ना। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र देता है? उपराष्ट्रपति। बांग्लादेश का सृजन कब हुआ है? 1789 ईस्वी की फ्रेंच क्रांति का महान योद्धा कौन था? नेपोलियन बोना। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु?
65। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री वल्लभ भाई। पंचवर्षीय योजना को स्वीकृति देने वाला सर्वोच्च निकाय राष्ट्रीय विकास परिषद। संयुक्त राष्ट्र महासभा का कार्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क। सार्क की स्थापना कब हुई है? 1900। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन से अधिवेशन के अध्यक्ष गांधी जी थे? बेलगांव। सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखा है? दयानंद। 60 टीलों का शहर किसे कहा जाता? रोम। इसमें आगे बढ़ जाइएगा 51 से 100, पेज नंबर 457 से 465। इसमें होमवर्क सुन लीजिए हो। क्वेश्चन नंबर 51 से 100, पेज नंबर 457 से 465 लीजिए, दीजिए हो, आगे होमवर्क दीजिए। इसमें क्या दिए थे? सेब धर, आगे नहीं बढ़े उससे। अच्छा ठीक है, चलिए इसमें ध्यान दीजिएगा, सुनिए अब, हल्ला मत कीजिए। महाजनपद काल होगा ना अब? गुरुजी लोग सुनिएगा। महाजनपद काल में 16 महाजनपद का राजधानी याद कर लीजिएगा, और मगध महाजनपद, हर्यक, शिशुनाग, नंद, तीनों कर लीजिएगा। ज्यादा कुछ नहीं है इसमें, कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। 16 महाजनपद का राजधानी हर्यक, शिशुनाग, नंद, तीनों वंश कर लीजिएगा, ठीक है। और आगे घटना चक्र दीजिए, तो घटना चक्र पूर्वावलोकन दीजिए ना। और लाइब्रेरी अपना खुल गया है, पता है कि ना? हाँ, जगह ना है, जाते हैं। अच्छा रुकिए, जगह दिलवाएंगे, चिंता मत। पढ़ने में बढ़िया है तो जगह दिलवाएंगे, पढ़ने में बढ़िया है तो जगह दिलवाएंगे। टेस्ट होगा। इसमें चैप्टर नंबर 7, 6ठी सदी ईस्वी पूर्व में राजनीतिक दशा, 6ठी सदी ईस्वी पूर्व में राजनीतिक दशा, चैप्टर नंबर 7 करके आना है, चैप्टर नंबर 7 करके आना है। रुकिए ना, आपसे बात करेंगे, बात करेंगे आप लोग साथ। बताइए, कोई बात करने के लिए हमको मिलता नहीं, आप लोग भी बात नहीं करते हैं। शांत रहिए। चैप्टर नंबर 7 इसमें, ठीक है, सुनिए, देखिए। आपको जो है लाइब्रेरी अभी प्रारंभ हुआ है, तो अभी हम बहुत ज्यादा इंटरफेयर नहीं किए हैं लाइब्रेरी में। लाइब्रेरी जो है प्रारंभ कर दिए हैं, मलमास चल रहा है, कोई शुभ कार्य नहीं हो सकता है अभी। पंडित जी से पूछे थे, बिट्टू सर का एक दोस्त है, बनारस का बहुत बड़ा पंडित है, और वो यज्ञ, बड़ा बड़ा यज्ञ सब करवाता है, ठीक है। उसको बहुत दिन से बुलाने के विषय में सोच रहे हैं, समझे? तो जो है सोच रहे हैं, उन्हीं से पूछवाए थे, तो बोले रक्षाबंधन के बाद शुभ कार्य करवाइएगा। तो अभी लाइब्रेरी हम शुरू कर दिए हैं, लेकिन देखिए, आपको लाइब्रेरी अभी जैसे चल रहा है, चलने दे रहे हैं, लेकिन बिहार दरोगा का 3 बैच है, आगे 4था बैच, 5वां बैच, 6ठा बैच तो आएगा ही आएगा, नहीं आने का सवाल है ना। बैच तो आएगा, अब बैच खत्म हो जाएगा तो नया आएगा ना। तो जो है आपको लाइब्रेरी और लॉज, लाइब्रेरी में तो कोई बच्चा 5 घंटा 6 घंटा रहेगा, एक शिफ्ट रहेगा, कुछ बच्चा पूरा शिफ्ट रहेगा। अगर मान लिया जाए कि हमको 250 सीट है, 250 सीट है, ठीक है, हमको ना पता है,
आपके नजर में कुछ और है, हमको नहीं पता है। सीट ऐसे बताना नहीं चाहिए, बता दिए नहीं बताना चाहिए। चलिए, अगर हमको 250 क्रीम बच्चा मिल गया रिजल्ट देने वाला, और देखिए तीनों दरोगा बैच में से ही चुनेंगे, और हम आपको ये बात पहले भी बोले थे, हम आपको ये बात, ठीक है। बच्चा को चूज करेंगे हम, अभी लाइब्रेरी जैसे चल रहा है चलने दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आगे कुछ दिन में जो है हॉस्टल शिफ्ट होने वाला, हॉस्टल शुरू होने वाला है। रूम ओनर हमको बोल दिया 15 अगस्त तक रूम आपके हवाले कर देंगे, और जब 15 अगस्त तक रूम हमारे हवाले हो जाएगा तो हमको लगता है 1 सितंबर से हॉस्टल ओपन हो जाएगा। उससे पहले हॉस्टल में लिमिटेड सीट है, ऐसे तो हॉस्टल का कैपेसिटी 60-70 का है, लेकिन हॉस्टल में हम 50 से 51 बच्चा नहीं रखेंगे। तीनों दरोगा बैच के छात्रों के बीच ही कंपटीशन होगा, जो हॉस्टल में रहने के लिए इच्छुक है। बाहरी ये बात हम किसी को बताएंगे भी नहीं, कहीं अनाउंसमेंट नहीं करेंगे, बैच में ही अनाउंसमेंट करेंगे, और आप लोग अपना फॉर्म अप्लाई कीजिएगा, भाग लीजिएगा, और जो भी लोग उसमें सिलेक्टेड होंगे उनको हॉस्टल अलॉट करेंगे। और हॉस्टल में जो है आपको रहने का सुविधा है, खाने का सुविधा नहीं दे रहे हैं। खाने का सुविधा क्यों नहीं दे रहे हैं, तो पिछले 1 साल भी हम हॉस्टल चलाए हैं, 2213 वाला में 1 साल हॉस्टल चलाए हैं। उसमें क्या होता था, देखिए हम टीचर हैं, विद्यार्थी का टीचर से एक अटैचमेंट अलग टाइप का होता है। अब हम गए क्वेश्चन पूछने के लिए, तो आएगा कहिएगा सर आज सब्जी में नमक ही नहीं था, सर आज सब्जी में गुंडी ज्यादा था, ठीक है, सर आज हमको दूध कम में मिला, हमको मुर्गा का जो है वो रुइया वाला पीस दिया, हमको मछली का मुंडिये नहीं दिया। तब उसमें हम अपना कितना दिमाग उलझाए। हम क्वेश्चन पूछने गए, हम क्वेश्चन न पूछेंगे, तो ये 1 साल में जो है ना ये सब चीज से दिमाग बड़ी पक गया, समझे। तो इसलिए हॉस्टल में जो है खाना का सुविधा हटा रहे, अगल बगल में मेस है, जाके खाइए आप अपना, समझे। मेस में जाके खाइए, खाना का एक टाइम फिक्स कर देंगे, उस टाइम में खा करके निपट जाना है, बाद बाकी अपना पढ़ते रहना है। तो तीनों बैच के छात्रों, और तीनों बैच में हजारों की संख्या में छात्र है, और हजारों की संख्या में छात्र में से 50 विद्यार्थी को चुनना है, तो कंपटीशन का स्तर बहुत ऊंचा रहेगा। और इसमें हर कैटेगरी के विद्यार्थी को चुनेंगे, जनरल कैटेगरी के भी विद्यार्थी होंगे, ओबीसी भी होंगे, ईबीसी भी होंगे, एससी भी होंगे, एसटी भी होंगे, हर समुदाय के विद्यार्थी को चुनेंगे, ठीक है। और सबका कटअप अलग अलग रहेगा, समझे। और हर कैटेगरी में जो टॉपर विद्यार्थी होगा उसको लेंगे, और साथ ही साथ संस्थान के वैसे विद्यार्थी को तरजीह दिया जाएगा जो 2213 फिजिकल में छटा है, मेंस में नहीं, जो फिजिकल में छटा है उसको तरजीह देंगे, उसको स्पेशल आरक्षण हम अपने तरफ से देंगे। जो मेरे नजर में है, मेरे नजरों के सामने में फिजिकल में छटा है, उसको तरजीह देंगे। और ऐसा विद्यार्थी तो बहुत है, लेकिन उन विद्यार्थियों में जिनका लक्ष्य सिर्फ दरोगा है उनको तरजीह देंगे, समझे। तो ये बात हो गया। और लाइब्रेरी में भी अपने बैच के बच्चों में से ही जो क्रीम है, जिसका रिजल्ट हो सकता है लड़का या लड़की में, जिसका रिजल्ट हो सकता है, उसको चूज करके रखेंगे। अभी जैसे चल रहा है चलने दीजिए, धीरे धीरे हर चीज प्रोसेस में हम ले आएंगे, तत्पश्चात ये काम करेंगे, और ये काम निश्चित करेंगे। ये बात हम पहले भी बोल चुके हैं और आज भी हम बोल रहे हैं, मतलब करेंगे ये काम। अगर आपको रिजल्ट चाहिए, अपनी तैयारी को पुख्ता बनाइए। और देखिए लाइब्रेरी और लॉज दोनों नो प्रॉफिट नो लॉस पे चलता है मेरा। आपको लगता होगा कि पैसा कमाते ना, भरम में है आप, समझे। और देखिए जो अब रोटी कपड़ा मकान बेसिक जरूरत है वो तो मिलना नहीं चाहिए जी। अब हम आपको रख रहे हैं तो जो खर्च होगा वो तो आपको देना ना होगा जी, ठीक है, वो तो आपको देना होगा। और अगर मान लिया जाए एक स्टेज आप पार कर गए,
हमको विश्वास हो गया कि नहीं आप दूसरा स्टेज भी पार कर सकते हैं, तब हम आपको लॉजो फ्री कर देंगे। हमको अगर आप पे विश्वास हो गया कि आप रिजल्ट देबे कीजिएगा, हमारे मार्गदर्शन में रहकर आपको सब चीज फ्री कर देंगे, अगर हमको विश्वास हो गया तो। और हमको विश्वास दिलाना आसान ना है, बहुत नामुमकिन है, मुश्किल है, समझे। एक स्टेज पार कीजिए, प्रीलिम्स पास कीजिए ना, प्रीलिम्स पास कीजिएगा ना। जितना विद्यार्थी, हम अनाउंसमेंट कर रहे हैं, प्रीलिम्स संस्थान से जितना विद्यार्थी पास करेगा, प्रीलिम्स रिजल्ट से लेकर मेंस परीक्षा तक लाइब्रेरी फ्री रहेगा। संस्थान के सभी प्रीलिम्स पास करने वाले छात्रों के लिए लाइब्रेरी फ्री रहेगा, समझ गए। हम आपको बोल रहे हैं, जैसे अभी 64 पोस्ट वाला में संस्थान के 50 से 60 विद्यार्थी पास किए, सबको लाइब्रेरी फ्री कर दिए। प्रीलिम्स आप पास करके हमको दिखाइए ना, समझे। तो ये बात है। तो आगे बेहतर ढंग से तैयारी कीजिए। और देखिए, जिस बैच में जो पढ़ाए हैं, टेस्ट में क्वेश्चन वहीं से देंगे। जो लाइब्रेरी के एंट्री के लिए टेस्ट लेंगे, लड़का लड़की दोनों, लड़की को भी लाइब्रेरी में एंट्री है, हॉस्टल में एंट्री नहीं है, लाइब्रेरी में एंट्री है, समझे। तो लड़की को भी और लड़का दोनों को एंट्री है लाइब्रेरी में, सॉरी लाइब्रेरी में। तो लाइब्रेरी के एंट्री के लिए जो टेस्ट होगा, जैसे आपका बैच है, आपके बैच में जितना पढ़ा है वही क्वेश्चन देंगे। 3 से 5 बैच में जितना पढ़ा है वही क्वेश्चन देंगे। 10 से 12 बैच में जितना पढ़ा है वही क्वेश्चन देंगे, और कुछ नहीं देंगे। और उसी में चूज करेंगे, क्योंकि अगर जितना पढ़ाए हो उतना अगर आपको याद है, तो आप इतना भरोसा हमको निश्चित दे रहे हैं कि आगे हम जो पढ़ाएंगे वो भी आप याद कर लीजिएगा, समझे। तो ये बात है। उसमें पूरा सिलेबस का क्वेश्चन नहीं देंगे। जब लाइब्रेरी में एंट्री होगा तो आपके बैच में पढ़ाया गया चीज हम पूछेंगे, और 100% वही पूछेंगे। सब बैच का अलग टेस्ट होगा, और हर बैच से विद्यार्थी चूज किया जाएगा, हर बैच से, समझ गए। तो यही सब बात करना था। और लाइब्रेरी में देखिए, एनसीईआरटी सीरीज हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों रख दिए, भारती भवन रख दिया, पूर्वावलोकन हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम रख दिए, लुसेंट हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम रख दिए, क्राउन हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम रख दिए। यानी जो बुक आप पढ़ते हैं, कुछ विद्यार्थी इंग्लिश मीडियम के हैं तो उन्हें भी फायदा हो। दृष्टि क्विक बुक पूरा सीरीज रख दिए हैं, एनसीईआरटी सीरीज दृष्टि का रख दिए हैं। जितना बेहतरीन बुक है, सब बेहतरीन बुक आपके लाइब्रेरी में रख दिए। और लाइब्रेरी आइए, बुक इश्यू करवाइए, पढ़िए, जाने वक्त बुक जमा कर दीजिए। लाइब्रेरी आइए, बुक इश्यू करवाइए, जाने वक्त जो है बुक जमा कर दीजिए और निकल जाइए। ये चीज है। तो लाइब्रेरी का मूल कंसेप्ट यही है। लेकिन पटना में कोई बुक नहीं देता था, क्योंकि बुक में पैसा लगता है। आप जाकर के देखिएगा, अभी पूरा रेको ने भरा है, 15 लाख प्लस का बुक है, वो भी सिर्फ पटने का बुक है। अभी बनारस नहीं, इलाहाबाद यानी प्रयागराज और दिल्ली जाना बाकी है। अभी दोनों शहर का भी भ्रमण करेंगे और वहां से भी बुक लाएंगे, नोट सब लाएंगे। तो लाइब्रेरी में अभी बहुत बुक आएगा। तो इस सब में पैसा लगता है, इसलिए पैसा कोई खर्च नहीं करना चाहता है, समझे। तो आप विश्वास नहीं कीजिएगा लाइब्रेरी बनाने में मेरा कितना खर्च हो गया है, और जितना खर्च हुआ है उतना लाइब्रेरी से कमाने में हमको कम से कम 5 साल लग जाएगा। 5 साल लग जाएगा, हम आपको बोल रहे हैं। 1 साल में नहीं होगा। 1 साल में इसलिए नहीं होगा क्योंकि मैक्सिमम टाइम लाइब्रेरी का कुछ सीट फ्री रहेगा। जैसे अभी हमने अनाउंसमेंट किया ना, कम से कम प्रीलिम्स और मेंस के बीच में 3 से 4 माह का होता है। 3 से 4 माह तो फ्री रहेगा। और हमेशा देखिए, एवरेज मान करके चलिए, 250 सीट में 100 सीट हमेशा फ्री रहेगा, समझे। 100 सीट हमेशा फ्री रहेगा। और फ्री ना किसी विकलांग को दे रहे हैं, ना किसी लड़की को दे रहे हैं, ना किसी लड़का को दे रहे हैं, ना किसी को दे रहे हैं। रिजल्ट वालों को फ्री दे रहे हैं। जो रिजल्ट लेके आ रहा है, हमको दिखा रहा है कि हम आपसे पढ़ के रिजल्ट लिए हैं, उसको फ्री दे रहे हैं। विकलांग होने का फायदा उठाता है, अरे बहुत फायदा उठाता है, हम आपको बता रहे हैं।
लड़की लड़की होने का फायदा उठाती है। तो वो सब कुछ नहीं, वो सब कोई क्राइटेरिया नहीं है कि हम लड़की हैं हम विकलांग हैं ना, कोई क्राइटेरिया नहीं। मेरा क्राइटेरिया है सिर्फ रिजल्ट, रिजल्ट, रिजल्ट। जो रिजल्ट देगा उसको रखेंगे, नहीं देगा नहीं रखेंगे, सीधा सा बात। बताइए, इतना मन में बात था तो आपके सामने रख दिया, मन हल्का हो गया। चलिए, धन्यवाद। मिलते हैं अगले क्लास में। कल 5 बजे से पॉलिटी का क्लास है और मौलिक अधिकार पढ़ाएंगे। और आपके बिहार दरोगा परीक्षा में मौलिक अधिकार से हमेशा एक प्रश्न रहता ही रहता है। बड़ी महत्वपूर्ण चैप्टर कल पढ़ाने जा रहे हैं। सब लोग आइए, पढ़ते हैं। धन्यवाद सभी लोगों का। लड़की लोग रुक जाइए, लड़का को निकलने दीजिए, ठीक है। लड़का लोग निकलिए पहले। खुश रहिए। हाँ जी, हमको अंग्रेजी अभी न करता है वो। साइंस में तो कम से कम करवा देते सर, बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाता है सर। अच्छा रुकिए, देखते हैं, प्रयास करते हैं। खुश रहिए। एक 20